हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। तो मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ जेई मेंस 2021 फरवरी का 24 को जो पहला शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिक्स के, है ना। और उसके पेपर को हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 4 शिफ्ट होने वाले हैं, 4 बार होने वाले हैं जेई मेंस। पहला बार जो हो रहा है वो फरवरी में हुआ है और उसका जो बी और बीटेक का पेपर 2 है दैट हैज बीन कंडक्टेड फ्रॉम फरवरी 24th, 25th एंड 26th। ऑलराइट, एवरीडे 2-2 शिफ्ट हुए हैं। तो ये पहला शिफ्ट का 24th का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह आपको सारे के सारे जितने भी जेई मेंस के शिफ्ट होंगे सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपको विथ इन 1 डे इस चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर का डिस्कशन। सबसे पहले हम पेपर का एनालिसिस बता देता हूं। अगर पेपर का एनालिसिस बता दें तो जो हमारे क्लास 11 और क्लास 12 दोनों सिलेबस के पेपर आते हैं हमारे क्लास 11 और 12 के। इस बार एग्जैक्टली आउट ऑफ टोटल हमारे 30 क्वेश्चंस थे। मैं आपको बता देता हूं टोटल क्वेश्चंस दो थे, वो थे 30, आउट ऑफ व्हिच 20 हमारे एमसीक्यूज थे और 10 हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स थे। राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स। न्यूमेरिकल वैल्यू के 10 में से आउट ऑफ 10 आपको 5 अटेम्प्ट करने थे, एनी 5। राइट, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोस 10 न्यूमेरिकल। तो ऑल टोटल आपको 25 क्वेश्चंस करने थे। राइट, लेकिन हम पूरी एनालिसिस करते हैं कि आउट ऑफ 30 इस वाले शिफ्ट में 24th का पहला शिफ्ट में एग्जैक्टली 15 क्वेश्चंस आए थे 11th के एंड एग्जैक्टली 15 क्वेश्चन आए थे आपके 12th के। एग्जैक्टली ऐसे जनरली नहीं होता है, थोड़ा सा कोई ना कोई पोर्शन का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बट इस बार का जो जेई मेंस का पेपर आया था वो एग्जैक्टली 25 एंड 25 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अगर हम लोग पेपर की लेवल की बात करें, डिफिकल्टी लेवल की बात करें, तो डिफिकल्ट लेवल में फिजिक्स जो था वो हमेशा की तरह मॉडरेट आता है। हालांकि मैं इसको इजी ही बोलूंगा। ऑलराइट, मैं इसको इजी बोलूंगा, मॉडरेट टू इजी आप बोल सकते हो। केमिस्ट्री हर बार की तरह एनसीईआरटी से आता है और एग्जैक्टली इजी पेपर आता है। और मैथ्स हर बार की तरह थोड़ा सा लेंदी पेपर आया था इस बार भी, है ना, थोड़ा सा लेंदी, और आप इसको डिफिकल्ट में डाल सकते हो मैथ्स को। लेकिन फिजिक्स का जो पेपर था वो पूरा का पूरा इजी पेपर था, मॉडरेट भी आप कह सकते हो। तो हम अभी चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन के चैप्टर्स, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और उस चैप्टर वो जो क्वेश्चन है उसका लेवल क्या है, लाइक मॉडरेट था, इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था, क्या था, हम एग्जैक्टली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम बता दूं आपको, ये जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर्स। राइट, कैपेसिटेंस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स आप बोल सकते हो। ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 2 में है। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 2 में है ये, क्लास 12 का। कौन सा का? क्लास 12। और ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बहुत ज्यादा कोई भी बच्चा कर सकता है, जनरल बच्चे पढ़ने वाले भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कोचिंग नहीं लिए होंगे, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। क्या बोल रहा है? 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स वंस कनेक्टेड इन सीरीज, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया, एंड वंस कनेक्टेड इन पैरेलल, देन फाइंड रेशियो ऑफ C1। सिंपल सी बात है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर ले लेते हैं, ये और ये। आइडेंटिकल मतलब इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C। देयरफॉर सीरीज में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? आइडेंटिकल है तो ये हो जाएगा C/2। सिंपल सी बात है, बिकॉज वी नो इन सीरीज 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ऑलराइट,
सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग सी इक्विवेलेंट को C1 लिखने वाले हैं. सो C1 इक्वल टू C/2. One thing we got when they are connected in series. Now the same is connected in parallel. Parallel में फिर से कनेक्ट किया गया, मतलब एक C को ऐसे और एक C को ऐसे पैरेलल में कनेक्शन कर दिया गया. तो जब दो C को पैरेलल में कनेक्शन करोगे, जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C प्लस C, दैट इज 2C. बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो देयरफॉर हम C इक्विवेलेंट को पैरेलल का क्या लिख रहे हैं, C2. सो C2 इक्वल टू 2C. What do we have to find? We have to find C1 by C2. C1 by C2. C1 is C/2 by this C2 is 2C. So C and C cancels out. It comes out to be 1/4. So the correct answer for this question is 1/4. That is option D. बहुत इजी क्वेश्चन है. आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा इस क्वेश्चन को करने में, वरना आप जनरल कॉन्सेप्ट अगर पता है तब भी ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा. क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये अगर मैं बात करूं सो दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी का दिस इज चैप्टर नंबर 1. आप देख रहे हो 12th का आया है ना. और अगर इसका मैं लेवल की बात करूं सो दिस इज ए डिफिकल्ट, यू कैन से, नॉट एग्जैक्टली डिफिकल्ट टू मॉडरेट, क्योंकि ये जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट टू मॉडरेट है ना. क्या गिवन है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. ये सेंटर ऑफ द क्यूब है और इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है. अच्छा, आप अगर अच्छे से मार्क करोगे तो हर एक कॉर्नर में जो चार्ज रखा गया है वो प्लस क्यू है, राइट. हर एक में जो रखा गया है वो प्लस क्यू है, देख लीजिए आप. लेकिन ये सिर्फ एक चार्ज है जो कि माइनस क्यू है. अगर इस माइनस क्यू के बदले मैं प्लस क्यू रख दूं, है ना, इस माइनस क्यू के बदले अगर मैं प्लस क्यू रख देता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, 0. मतलब देखिए, अगर मैं ऐसा एक क्यूब बनाऊं, राइट, ऐसा एक क्यूब बनाऊं और इसका हर एक कॉर्नर में मैं रख दूं प्लस क्यू, राइट, हर एक कॉर्नर में मैं रख दूं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सारे कॉर्नर में, समझ रहे हैं. तो सिमेट्री की वजह से, मतलब एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को कैंसिल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाता, 0 हो जाता. अगर ऐसे होता तो, बट ऐसा सिचुएशन अभी है नहीं, यहां पे माइनस क्यू है. तो मैंने क्या बोला कि यहां पे अगर मैं प्लस क्यू लिखा हूं तो ऑलरेडी यहां पे एक माइनस क्यू था, पहले से एक माइनस क्यू था, मैंने एक प्लस 2 लिखा, मतलब और एक माइनस 2 लिखना पड़ेगा. मतलब ये क्या बन गया ना, फाइनली ये बन गया जैसे कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है ना, इसके हिसाब से. तो यहां पे सेंटर पे मैंने अभी कितना चार्ज रख दूं, -2q चार्ज रख दूं. और मुझे जिस पॉइंट पे चाहिए सेंटर ऑफ द क्यूब, वो सोचो x में a/2, y में a/2, z में भी a/2. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, है कि नहीं. ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है ये क्या होगा, x में a/2, y में भी a/2 और z में भी a/2. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर. तो मेरा अभी चार्ज हो गया -2q और मेरा जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया a/2 a/2 a/2. क्लियर है बच्चों? तो अगर a/2 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 हुआ, देयरफॉर जो डिस्टेंस है r, उस r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा √a²/4 प्लस a²/4 प्लस a²/4. तो देयरफॉर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा √3a/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ r. और चार्ज कितना रखा हूं मैंने, 2q. कैसा है 2q, क्योंकि एक माइनस क्यू बच रहा था तो मैं वहां पे एक प्लस क्यू रख दिया, और एक प्लस क्यू रखा तो उसके बदले और एक माइनस क्यू रखना पड़ेगा.
तो ये +2 तो इन सबको 0 करवा दिया, लेकिन ये जो एक -q रखना चाहिए था और इस +q के कारण और एक -q रखे, वो दोनों मिलके कितना हो गए -2q। तो देयरफॉर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा ना -2q बाई, है ना, -2q बाई के मतलब 4πε0 r का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर √3a/2 का स्क्वायर, √3a का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक काम करते हैं, √3a/2 का होल क्यूब लिख देते हैं और यहां पे हम लोग डायरेक्टली r वेक्टर लिख देते हैं, है ना। दिस इज हाउ टू राइट, लाइक मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊं आपको, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है सपोज Q और यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसे, यहां से इसका वैल्यू अगर r वेक्टर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है कि Q बाई 4πε0 r स्क्वायर इंटू r कैप, है ना, और Q बाई 4πε0 r स्क्वायर, r कैप के बदले में क्या लिख सकता हूं, r वेक्टर बाई r, तो क्या बन जाएगा Q बाई 4πε0 r क्यूब इंटू r वेक्टर। अब मेरे लिए फॉर दिस केस मेरा जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, मेरा चार्ज है मेरा -2q, और जो r वेक्टर है मेरा वो क्या है, वो है a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, है ना। अगर a दिया हुआ है तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइड का लेंथ, है ना, साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है a, तो हम लोग a ही लिख रहे हैं। क्लियर है पूरा। चलिए, तो ये r वेक्टर है, देयरफॉर मॉड ऑफ r क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ r जो हम लोग कैलकुलेट किया दैट इज √3a/2। तो बताओ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चार्ज इज -2q बाई 4πε0 r का क्यूब, मतलब √3a/2 का होल क्यूब इंटू r वेक्टर मीन्स a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म लिखना आता है तो हम ऐसे लिखेंगे एग्जैक्टली। क्या होगा, इधर से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, है ना, इधर से 2, इधर से 2 2 2 कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा -q बाई नीचे 4πε0 √3a, ये बन जाएगा 3√3a क्यूब बाई 2 का क्यूब बन जाएगा 8, और इधर आ जाएगा a कॉमन, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। एक a से a का क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर आ जाएगा, 4 से ये 2 कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा -2q, 2 ऊपर चला गया, बाई πε0 3√3a स्क्वायर इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं, -2q बाई पाई 3√3ε0 a स्क्वायर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आप सारे चार्ज के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने लग गए तो सोचो ऊपर 4 नीचे 4, 8 चार्जेस है टोटल, उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम दिमाग क्या लगाए ना, हम बोले कि अगर हम सिमेट्रिक बना दे तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक बनाने के लिए वहां पे मुझे एक +q रखूंगा तो एक -q भी रखना पड़ेगा, टोटल सिस्टम का चार्ज तो मुझे कांस्टेंट रखना है, तो एक +q और एक -q, तो एक +q रखा, एक -q जैसे रखा, +q की वजह से न्यूट्रल हो गया, बट एक -q पहले से था और मेरा एक एक्स्ट्रा -q बचा, तो टोटल -2q चार्ज बच गया ओरिजिन पे, और मुझे जहां पे चाहिए सेंटर पे उसका कोऑर्डिनेट है a/2 a/2 a/2, तो उसका मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, और यू गॉट द आंसर। समझ में आ गया बच्चों।
तो ये था बढ़िया क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के। हमेशा ऐसे आते हैं, मैं जैसे कि बार बार बताता हूं, वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का एनसीईआरटी में सिर्फ डेरिवेशन दे दिया है, बट उसका कितना अच्छा यूज है वो आप इस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि जब तक आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना नहीं आता है, आप जेई में क्वेश्चंस करना आपके लिए मुश्किल बात हो जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों? चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इन ए ट्रांजिस्टर in increase in emitter current is 4 milliampere and the corresponding increase in collector current is 3.5 milliampere, find beta। आपको पहले मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है ये सेमीकंडक्टर चैप्टर से आया हुआ है। सेमीकंडक्टर जो कि एक ही चैप्टर है क्लास 12 का, और ये बहुत ही ज्यादा इजी एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इजी एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूं। जब भी हम कोई ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो ट्रांजिस्टर के लिए दो चीजें होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। बेसिकली ये अल्फा और बीटा दोनों ही करंट गेन होते हैं, राइट। इनका करंट गेन लिखने का दो तरीका होता है, अल्फा भी एक करंट गेन है और बीटा भी। अल्फा को कैसे लिखते हैं हम लोग? अल्फा को लिखते हैं डेल्टा आईसी चेंज इन कलेक्टर करंट बाय डेल्टा आईई चेंज इन एमिटर करंट। और बीटा को कैसे लिखते हैं? बीटा को लिखते हैं डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी, दैट इज चेंज इन बेस करंट, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ना, द चेंज इन इंक्रीज इन एमिटर करंट डेल्टा आईई चेंज इन एमिटर करंट इज 4 मिलीएम्पियर एंड चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा आईसी इज 3.5 मिलीएम्पियर। ये हमें गिवन है। तो हम लोग ओब्वियसली इसमें से क्या कैलकुलेट करेंगे? अल्फा कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी। डेल्टा आईसी का वैल्यू कितना है? 3.5 बाई डेल्टा आईबी का वैल्यू कितना है? सॉरी आईई है ये, एक्सक्यूज मी, ये है डेल्टा आईई, है ना, दिस इज ई। तो डेल्टा आईई का वैल्यू है 4, तो पुट कर दिया मिली एम्पियर, ऊपर भी नीचे भी मिली एम्पियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग होते तो हमें कन्वर्ट करने पड़ते। सो दिस विल कम आउट टू बी 7/8। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 7/8। बट हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें बीटा पूछा है। तो बीटा और अल्फा के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए, बीटा इक्वल्स टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। सो इट विल बी अल्फा इज 7/8 by 1 minus alpha is again 7/8. So it will come out to be 7/8 by 1/8, 8 cancel, the answer came out to be 7. Therefore the value of beta is 7. So the correct answer for this question is going to be 7, that is option 3. So option C is the correct answer for this question. बहुत आसान और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आप अगर सेमीकंडक्टर बोर्ड के लिए पढ़े होगे तब भी आपका ये वाला क्वेश्चन होने वाला था, आपको एग्जाम अपेयर करना चाहिए था। अगर आप नहीं किए थे तो गलती की। समझ में आ गया बच्चों? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगेन अनदर इजी, ये अगेन क्लास 12 से आया है। क्लास 12 का क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। आप इसको 11 का भी वेव्स बोल के बोल सकते हो, दोनों में पढ़ाया जाता है ये चीज। जो लोग एंट्रेंस के प्रिपरेशन किए होंगे उनको पता होगा, वेव चैप्टर में भी इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ा दिया जाता है। और लेवल की बात करें तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्या दिया है? इफ W1 एंड W2 इक्वल्स टू 1/3, W1 बाई W2 equals to 1/3, ये given है, right? And it is given that amplitude is proportional to W. Amplitude is proportional to W. इसका मतलब A1 by A2 equals to W1 by W2 equals to कितना? 1/3। तो मैं अगर A1 को X मान लूं तो A2 को कितना मानूंगा? 3X, है ना। और हमारा जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी that is directly proportional to a square. Therefore I1 मेरा अगर x स्क्वायर होगा तो I2 मेरा हो जाएगा 9x स्क्वायर, है कि नहीं।
और मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम। ये मैं बार बार बताता हूं पढ़ाते टाइम कि भाई ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, रूट आई वन प्लस रूट आई टू बाई रूट आई वन माइनस रूट आई टू। ये होता है हमारा, मॉड लिख लेंगे, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो रूट आई वन देख लो, ए के एक्स और ए के 9x, तो ये आ जाएगा x प्लस 9x और एक आ जाएगा 9x माइनस एक्स, सॉरी नॉट 9x, इट विल बी 3x। स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो इट विल बी 3x, नॉट 9x, इट विल बी 3x, इट विल बी 3x। तो कितना आ गया, 3x प्लस एक्स, ऊपर आ गया 4x, बाई नीचे 3x माइनस एक्स, नीचे आ गया tx। तो आंसर कितना आ गया, 2/1, दैट इज 2:1। सो देयरफॉर आई मैक्स बाई आई मिनिमम इक्वल्स टू 2:1। तो आप खुद बताओ कि करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर इज 4। यहाँ पे ट्रिक सिर्फ यहाँ पे था that the amplitude is directly proportional to width of the slit। वहां से हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो मिल गया, एम्पलीट्यूड का रेशियो मिल गया तो हम इंटेंसिटी को अंदाजा लगा सकते हैं, और इंटेंसिटी मिल गया तो आई मैक्स आई मिनिमम लिखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया। तो ये था बहुत आसान सा वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ओके, ये कौन सा चैप्टर का है आपको देख के ही पता चल रहा होगा। ये है चैप्टर SHM, है ना। दिस इज फ्रॉम क्लास 11, चैप्टर ओसिलेशंस बोल सकते हो आप लोग, या फिर SHM भी बोलते हैं इस चैप्टर को। और इसका जो क्वेश्चन है ये आप मॉडरेट बोल सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। If a small block of mass small m is placed gently on capital M when it is passing through its mean position, find its new amplitude of SHM if the initial amplitude is A, right? अच्छा, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारा इनिशियली एक स्प्रिंग था और वो स्प्रिंग एक सिंगल ब्लॉक से कनेक्टेड था M, और इसका जो एम्पलीट्यूड था वो कितना था A। इसका जो एम्पलीट्यूड था वो कितना था A। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है ना। अच्छा, ये स्प्रिंग तो K है और ये M है ना। इनिशियल एम्पलीट्यूड A था जब नॉर्मली ऐसे था तो, ठीक है। अब हम क्या किए ना, जब ये मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा था, ऐसे सिचुएशन में जब ये मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा था, दिस मीन पोजीशन, तो क्या किया हम लोग ना, इस ब्लॉक के ऊपर और एक छोटा सा ब्लॉक रख दिए। ये कैपिटल M था और ये स्मॉल m रख दिया हम लोग। तो अभी इसको जितना दूर जाना चाहिए था वो A तक तो जाएगा नहीं। ये सपोज इतना डिस्टेंस आया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ, तो ये हो गया उसका नया एम्पलीट्यूड, दैट इज A डैश, है ना। ये हो गया उसका नया एम्पलीट्यूड, दैट इज A डैश। तो हमें बताना है कि इस नया एम्पलीट्यूड A डैश का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दी ओल्ड, मतलब हमारा जो गिवन है पुराना वाला एम्पलीट्यूड A। समझ में आ गया बच्चों। चलो सॉल्व कैसे करेंगे ना। पहली बात तो है कि हमें पता है कि अगर यहाँ पे मान लो मीन पोजीशन में इसका वेलोसिटी जो भी होता है V मैक्स होता है और एम्पलीट्यूड इधर होता है, मतलब हम क्या लिखते हैं ना, हाफ KA² इक्वल टू हाफ M V मैक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी जितना होता है हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब क्या हुआ ना, यहां पे जब हम रखे बिफोर M इज प्लेस्ड, बिफोर स्मॉल m इज प्लेस्ड, हमारा मोमेंटम था कैपिटल M इनटू उसका V मैक्स। लेकिन जब हम M को रख दिए, M इज प्लेस्ड, तो जस्ट आफ्टर M इज प्लेस्ड जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू इनका जो भी मैक्सिमम का डैश, क्योंकि मान लेते हैं इस टाइम में इनका वेलोसिटी V मैक्सिमम का डैश। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स है ना। m इंटू वी मैक्स इक्वल टू m प्लस m इंटू वी डैश का मैक्स। सो देयरफॉर यहां से हमें क्या मिलेगा, वी डैश मैक्स मिलेगा। कितना आएगा वी डैश मैक्स, वी डैश मैक्स आ जाएगा m इंटू वी मैक्स बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज द वी डैश मैक्स है ना। ये किसके लिए आया, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जब हम क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, स्मॉल m को पुट करेंगे तो मीन पोजीशन में इतना वेलोसिटी हो जाएगा, एट मीन पोजीशन बेसिकली। समझ में आ गया। तो ये हमारा एक्चुअली कहानी है। मैं इसको थोड़ा दूसरे और एक स्लाइड में आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज, हाँ है ना, मैं बताया कि इसका मतलब अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसके ऊपर और एक ब्लॉक है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये है K, और इनका यहाँ पे वेलोसिटी है v मैक्सिमम डैश है ना। आप यहाँ पे कैसे भी लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा देख लो, सिंपल सी बात है, हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू बी मैक्स डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के ए डैश का होल स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए, ए डैश लिख लेते हैं, हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश मैक्स। वी डैश मैक्स कितना आया था, वी डैश मैक्स अभी कितना आया था हमारा, वी डैश मैक्स आया गया था m इंटू वी मैक्स बाई m प्लस m, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरह से, इक्वल्स टू हाफ के ए डैश का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो क्या बन गया देखो, यहां से एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m कैंसिल हो गया, इधर हाफ m v मैक्स का स्क्वायर रख लेता हूं, एक m नीचे इधर बचेगा, कौन सा वाला m, ये था हमारा कैपिटल M, दिस इज द कैपिटल M है ना, कैपिटल M बचेगा, बाई नीचे कैपिटल M प्लस स्मॉल m आएगा, ऐसा कुछ कहानी होगा है ना, ये भी कैपिटल M, दिस इज इक्वल्स टू हाफ के ए डैश का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज, हम पहले भी लिख चुके हैं, हाफ के ए स्क्वायर कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल्स टू हाफ के ए डैश का स्क्वायर। तो के कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, दिस इंप्लाइज ए डैश इक्वल्स टू रूट ओवर कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। ये मेरा आंसर है। इसको मैं और भी शॉर्टकट में कर सकता हूं है ना, इसको मैं और भी शॉर्टकट में कर सकता हूं। कैसे शॉर्टकट में, एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट बताता हूं उसको ना, जो v मैक्स होता है ना, कभी भी v मैक्स वो होता है a इंटू ओमेगा, राइट। तो अगर मैं v मैक्स पुराना वाला ऐसा लिखूंगा, नया वाला v डैश मैक्स लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, a डैश इंटू ओमेगा डैश है ना। और ओमेगा डैश क्या होगा, लिख लेते हैं v डैश मैक्स a इंटू ओमेगा, ओमेगा मीन्स k बाई m रूट ओवर k बाई m इक्वल्स टू a डैश इंटू, नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा बी डैश में इधर ऐसा लिखना नहीं चाहिए था है ना। हमारा बी डैश मैक्स कैलकुलेट किए थे उधर से, बी डैश मैक्स का वैल्यू कितना आया था कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी मैक्स इक्वल्स टू ए डैश इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश इज रूट ओवर के बाई, अभी मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m है ना। और दिस इंप्लाइज, इधर क्या लिखूंगा, कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी मैक्स, वी मैक्स इज अगेन a इंटू ओमेगा इज रूट ओवर k बाई m, सो इट विल कम आउट टू बी a डैश रूट ओवर k बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर इसको आप सॉल्व करो तो a डैश आ जाएगा रूट ओवर कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a, अगेन यू गेट द सेम आंसर। तो इसी हिसाब से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए रूट ओवर कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू a। सो आई थिंक ऑप्शन 1 is the correct answer for this question. I hope
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं एट द मीन पोजीशन, कि ब्लॉक रखने से पहले उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था, ब्लॉक रखने के बाद उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हुआ। अब उस मैक्सिमम वेलोसिटी को लेके आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को लेके आप ए ओमेगा से कंपेयर भी कर सकते हो, जिस तरह से मैंने किया, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो। आपको अगर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन करना आता है तो ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो, और ये क्वेश्चन तो देख के मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं सकता। देखते हैं क्या बोला है। गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स से आया है। वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स या फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का वेरी वेरी इजी ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट से आया है। वेरी वेरी इजी, इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। सिंपल क्या दिया है, VT ग्राफ दिया है। आप देख सकते हैं कि कभी भी अगर VT ग्राफ में, मुझे याद रखें, VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, इट गिव्स एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ गया कभी भी, मतलब उसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। और अगर स्लोप मेरा पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देख लो, ये पहले वाले पार्ट में, जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहां से कहां तक, यहां से A से B तक स्लोप क्या है, यहां पे स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, बट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। देखो यहां पे तो कांस्टेंट है नहीं, ये गलत। यहां पे भी तो कांस्टेंट है नहीं, ये गलत। अब बचा 1 और 2, इसमें तो पॉजिटिव हो गया है भाई साहब, लेकिन इसमें क्या हुआ है, नेगेटिव। तो पहले तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाद में भी देख सकते हो आप, बाद में यहां पे इस पार्ट के लिए स्लोप क्या है, स्लोप है पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो देयरफॉर ये वाला ग्राफ बन जाएगा। सो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बहुत सिंपल था, अगर आप कभी भी जिंदगी में ग्राफ थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चले अगले क्वेश्चन पे। कैसे मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो जेई एडवांस, जेई मेंस का पेपर देख के थोड़ा सा खुशी हुआ, थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि पेपर तो बहुत इजी था। मतलब फिजिक्स का पेपर तो डैम इजी था। अभी तक तो एक भी अच्छा क्वेश्चन आया भी नहीं। देखते हैं आगे। अच्छा, ये आया बात, है ना। ये थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, ठीक ठाक। मतलब हम इसको डालेंगे मॉडरेट, मॉडरेट से डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट। पढ़ने वालों के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं, नहीं पढ़ने वालों के लिए सब डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं पढ़ने वाला हूं, इसलिए मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं। चलो, क्या बोल रहा है, 2 स्टार्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। मतलब यहां पे एक स्टार है 2m का, यहां पे एक स्टार है m का, और वो किसके अबाउट घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मतलब मुझे तो पहले उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे है पता करना पड़ेगा। याद करो, सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं, अगर इससे डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस d दिया हुआ है ना, दिस टोटल डिस्टेंस इज गिवन d। तो मेरा अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या लिखूंगा ऊपर, m/m + 2m × d। और अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या लिखूंगा, 2m/m + 2m × d। ये ट्रिक होता है ना। जिससे डिस्टेंस लिखना है दूसरे वाले को ऊपर लिखो, बाई टोटल मास इंटू टोटल डिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा, m/3, mm कैंसल, d/3, और ये आ जाएगा 2d/3, ठीक है। फाइन। क्या पूछ रहा है, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मास m अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब मुझे फाइंड आउट करना है कि m का, वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ m अबाउट सेंटर ऑफ मास। हमें ये, मुझे ये फाइंड आउट करना है ना। अच्छा,
सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये दोनों घूम रहे हैं। तो क्यों घूम रहे हैं? व्हाई दे आर रोटेटिंग? दे आर रोटेटिंग ड्यू टू द स्टार्स आर रोटेटिंग, स्टार्स आर रोटेटिंग और रिवॉल्विंग ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, राइट? म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मतलब ये उसको खींच रहा है और वो भी उसको खींच रहा है, इसलिए ये दोनों घूम रहे हैं एक दूसरे के मतलब सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ, है ना? तो अगर घूम रहे हैं तो देखते हैं, ये m है, ये 2m है और ये d है। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा, फोर्स वो कितना लग रहा होगा? वो लग रहा होगा g इंटू 2m इंटू m बाई डी स्क्वायर, दैट इज 2g m स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है। एंड दिस फोर्स, दिस F ग्रेविटेशनल फोर्स provides the centripetal force, provides the centripetal force। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देयरफॉर जो 2g m स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आया ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू m का डिस्टेंस लिखेंगे। m का डिस्टेंस कितना है? 2d बाई 3। क्या इसमें से ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा? है ना, इसमें से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ओमेगा। तो मैं यहां पे कर देता हूं साइड में ताकि आपको एक ही जगह मिले। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू कितना आएगा? 3 ऊपर चला जाए, ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये डी क्यूब हो जाएगा, ये एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3gm बाई डी क्यूब उसका रूट ओवर। ये आ गया ओमेगा। देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई रूट ओवर 3gm बाई डी क्यूब, that is equals to 2 pi root over d cube by 3gm. So option 1 is the correct answer for this question. It is 2 pi root over d cube by 3gm is the correct answer for this question. ये थोड़ा सा अच्छा है, क्यों? क्योंकि जेई में ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ना जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े, तो 3-4 कैलकुलेशन करने पड़े। सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, उससे हम लोग फाइंड आउट करो कि कितना वो प्रोवाइड कर रहा है, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उससे ओमेगा कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। है तो आसान, थोड़ा दिमाग लगाना तो पड़ेगा क्योंकि जेई है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये लो, ये आ गया अगला क्वेश्चन। और ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको या तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या तो डायरेक्टली इसके रिलेशंस आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। जैसे कि क्या है ना, जनरली एक मिनट हाँ, जनरली क्या होता है ना, एक इक्वेशन हम लोग याद कर लेते हैं डायरेक्टली। कैसा इक्वेशन मैं बताता हूं, अगर आपको याद रखे तो एक्चुअली याद रखना, इक्वेशन ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोला जाता है, इलास्टिसिटी, है ना। क्या होता है इक्वेशन ऑफ इलास्टिसिटी ना? 3 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई ईटा प्लस 1 बाई 3k। ये इक्वेशन आप हमेशा याद रख देना, जिसमें y है आपका यंग्स मॉड्यूलस, है ना, y है आपका यंग्स मॉड्यूलस, ईटा है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और k है आपका बल्क मॉड्यूलस, है ना, k है आपका बल्क मॉड्यूलस। एक्चुअली में ऐसे ये रिलेशन आपको याद रख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? दो अलग अलग इक्वेशन से। जैसे पहला इक्वेशन है y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये किसके किसके बीच में रिलेशन है? दिस इज बिटवीन y एंड k, y एंड k। ये यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस के बीच में रिलेशन है पहला। दूसरा इक्वेशन है यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में, दैट इज y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये किसके किसके बीच में है? दिस इज बिटवीन
ईटा एंड वाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड वाई, इन दोनों को क्या करो, सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो और एलिमिनेट करो। किसको एलिमिनेट करो, सिग्मा को। तो क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, दिस देयरफॉर हमारा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इधर आ जाएगा y/3, सपोज उल्टा कर दिया तो इधर आ जाएगा 3 इंटू ईटा के, ये भी उल्टा चला जाएगा 3 ईटा के बाई नीचे आ जाएगा 3k प्लस ईटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल्स टू 9 ईटा के बाई 3k प्लस ईटा। दिस इज द प्रॉपर रिलेशन दैट वी विल बी गेटिंग, है ना। सो y इक्वल्स टू 9 ईटा के बाई 3k माइनस ईटा। आप इसको अगेन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे होगे जो y दिया है दोनों, वो दोनों में 9 ईटा के ऊपर है ही नहीं, राइट, 9 ईटा के ऊपर है ही नहीं। इसीलिए हम लोगों को दूसरे चीजों को देखना पड़ेगा, जैसे कि k निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या आता है। चलो k निकाल के देख लेते हैं, इसमें से k निकाल के देखो, इसमें से क्या आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, अच्छे से देखे तो 3k प्लस ईटा इक्वल्स टू 9 ईटा के बाई वाई। के को इस साइड डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस ईटा बाई के इक्वल्स टू 9 ईटा बाई वाई, 9 ईटा बाई वाई। दिस इंप्लाइज ईटा बाई के इक्वल्स टू -3, तो 9 ईटा माइनस 3y बाई 3। उल्टा कर देते हैं, k इक्वल्स टू 3 ऊपर चला जाएगा, ईटा मल्टीप्लाइड बाई 9 ईटा माइनस 3y। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ k, 3 ईटा बाई 9 ईटा माइनस 3y। ऑलराइट, कौन सा वाला आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ ये सॉरी, दिस इज y, this is going to be y, sorry, this is not 3, this is going to be y actually, this is going to be y, ये y होगा, है ना, क्योंकि इधर y था ना, इधर y था ना, माइनस करके ऐसा आया, है ना, तो ये बन जाएगा मेरा y। सो ईटा y बाई 9 ईटा माइनस 3y, ईटा y बाई 9 ईटा माइनस 3y। दिस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमें ये नहीं मिला। तो आप इसको या तो डायरेक्टली याद रखो, या तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, और इन दो रिलेशन को अगर आप सॉल्व करोगे सिग्मा, तो आपका ये वाला इक्वेशन आएगा, जिसको हम लोग सॉल्व करके ऐसे निकाल सकते। क्लियर है बच्चों, ये थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन आप बोल सकते हो, थोड़ा सा मतलब रटने वाला, थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा फॉर्मूला तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें दिमाग लगाने वाला कोई चीज था भी नहीं। क्लियर है, चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, और ये क्वेश्चन चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है एक्चुअली। दिस इज फ्रॉम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका क्लास 12 का है। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में इजी बोल सकते हैं, बट अगर नॉर्मल स्टूडेंट है उनको आप लोग मॉडरेट बोल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में इतना ज्यादा कुछ मतलब था नहीं जो कि हम नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन। कैसे था मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। सिंपल सी बात है, पहले हमें यहाँ पे 2 बैटरी दिया गया है, और आप देख सकते हो कि ये प्लस माइनस अगर ऐसे हुआ तो इसमें माइनस प्लस ऐसे हुआ, मतलब बैटरी जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है। देयरफॉर जो टोटल ईएमएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 - 4 दैट इज 2 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल एक 2 ओम का है और एक 8 ओम का है, दोनों सीरीज में लगे हैं तो 10 ओम हो जाएगा। देयरफॉर करंट जो फ्लो होगा सर्किट में, वो करंट कितना फ्लो होगा, वो फ्लो होगा हमारा कितना, 2/10 दैट इज 0.2 एम्पियर। मतलब अब मेरा जो सर्किट है वो कुछ ऐसा है, ऐसे बैटरी, फिर ऐसे, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, तो ये जीतेगा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे
ऐसे, क्योंकि 6 वोल्ट ज्यादा है ना इसीलिए। अब हमें 2 पॉइंट गिवन है, कौन से पॉइंट, एक्स और वाई। ये पॉइंट है एक्स और ये वाला पॉइंट है वाई। हम क्या करते हैं ना, एक्स से पोटेंशियल लिखते हैं, ये करंट आई जा रहा है, ये माइनस और ये प्लस। करंट अगर ऐसे आ रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस। हम शुरू करते हैं पॉइंट एक्स से। मान लो पॉइंट एक्स का पोटेंशियल है वी एक्स, फिर ये माइनस ये प्लस, मतलब पोटेंशियल यहां से यहां तक क्या हुआ, इंक्रीज। इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, प्लस। कितना इंक्रीज हुआ, 4 वोल्ट, तो +4। फिर यहाँ पे माइनस से प्लस, फिर से इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ ना, ये है हमारा 8 ओम और करंट जा रहा है आई, तो 8 इंटू 0.2, दिस इज इक्वल्स टू वी वाई। वी वाई पॉइंट पहुंच गया, तो वी एक्स, वी वाई को इस साइड ले आओ, माइनस वी वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 8 इंटू 0.2, दैट इज 4 प्लस 1.6, 4 plus 1.6, that is 5.6 ampere. So the current that is going to flow in the circuit is, volt, 5.6 volt. Sorry, actually माइनस आएगा, है ना। ये जो आंसर आ रहा है ये एक्चुअली में आ रहा है इक्वल्स टू, माइनस आ जाएगा -5.6 वोल्ट। बट हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स माइनस वी वाई, जो कि हो जाएगा 5.6 वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 5.6 वोल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप तो कर ही लिए होंगे, आई होप। आगे चलते हैं। अगेन दिस इज अनदर इजी क्वेश्चन, बट इट इज ए लेंथी क्वेश्चन आई वुड से, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट डायमेंशन, राइट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लास 11, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है और बहुत इजी है। क्या ना, हमें गिवन है कि वर्क इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी। हमें यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है ना, ई का जो भी पावर रहता है वो कैसा होता है, डायमेंशन लेस। कैसा होता है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ये पूरा टर्म अल्फा के टी इज इक्वल्स टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। देयरफॉर अल्फा की जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई के टी के बराबर हो जाएगा। किसकी, अल्फा की डायमेंशन। चलो, एक्स स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो L2 बाई के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें पता है, एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, तो therefore K equals to energy by temperature, that is M1 L2 T minus 2 by temperature is Kelvin, है ना। तो ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तो लिख देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का M1 L2 T minus 2 K minus 1, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन। तो K minus 1 और K कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बच गया m टू द पावर -1, L2 और L2 फिर से कैंसल, T टू द पावर 2। ये हो गया मेरा अल्फा का डायमेंशन। अब ये जो पूरा टर्म होता है ना, ये पूरा टर्म भी कैसे होता है, डायमेंशनलेस। सारे मैंने ये बताया था बार बार कि जब भी हम ई का कुछ पावर लिखते हैं तो वो पावर भी डायमेंशनलेस होता है और उसका नीचे वाला भी डायमेंशनलेस ही होता है ना। तो इसीलिए ऐसा हुआ, तो वो पूरा टर्म ही डायमेंशनलेस हो गया, तो बचा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर जो है वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, देयरफॉर अल्फा का लिख देते हैं m-1 T2 इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल्स टू वर्क का होता है m1 L2 T minus 2। तो देयरफॉर बीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, आप निकाल सकते हो यहाँ से, ये -1 है, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा +1, तो m2 हो जाएगा। ये L2 का L2 ही रहेगा इधर, m1 L2 इंटू -2t इधर 2t, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा t का पावर 4, ये बीटा स्क्वायर है सॉरी, m1 L2 और ये t का पावर -2, ये और एक 2 इधर है ना। तो इसको भी नीचे अगर -2 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर -4 हो जाएगा। तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बीटा स्क्वायर है, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2।
M1 L1 T minus 2 is the correct answer. That is option 1. I hope you got this answer and this is a very easy question I think, है ना? You all can do it. चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इससे चैप्टर सेमीकंडक्टर से है. एज एक्सपेक्टेड सेमीकंडक्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी अगेन इजी है ना? ये जीनो डायोड के ऊपर पूछा गया है. जीनो डायोड इज कनेक्टेड इन ए सर्किट इज शोन, फाइंड द करंट इन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस. मतलब ये रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा. अच्छा, इसका दिया हुआ है कि जीनर वोल्टेज है 5 वोल्ट और ये एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट. तो जब जब भी अप्लाइड ग्रेटर देन जीनर वोल्टेज होगा तब तक मेरा जो जीनर डायोड है वो कौन सा रीजन में रहेगा? ब्रेकडाउन रीजन में रहेगा. मतलब ये ब्रेकडाउन रीजन में है और अगर ब्रेकडाउन रीजन में रहता है इसका मतलब उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. इसका मतलब ये है कि मेरा जो जीनर डायोड है, यहाँ पे मेरा जो जीनर डायोड है, दिस जीनो डायोड, इसके अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है. कितना कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है? दैट इज 5 वोल्ट. मतलब यहाँ पे मेरा जो 2 किलो ओम वाला रजिस्टर है इसके अक्रॉस भी मेरा कितना पोटेंशियल डेवलप होगा? 5 वोल्ट, राइट? 5 वोल्ट डेवलप होगा पोटेंशियल. देयरफॉर करंट का वैल्यू क्या हो जाता है? V/R. कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ? 5 वोल्ट बाई कितना रेजिस्टेंस हम रखे हैं? 2 किलो ओम. तो 2 into 10 to the power 3. So 5/2 will be 2.5 into 10 to the power minus 3 ampere. That is 2.5 milliampere. So the correct answer for this question is again option A. That is 2.5 milliampere. सिंपल सा था कि जीनर वोल्टेज का अगर वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से कम है, मतलब अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये है कि वो जीनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में चला गया है. और अगर ब्रेकडाउन रीजन में चला गया मतलब कहानी खत्म, वो कांस्टेंट वोल्टेज ही सप्लाई करेगा और हो गया कहानी, है ना? उसके बाद अगेन दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स. वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ बेसिकली, जिसमें हमें वर्क डन निकालने के लिए बोला है ना? फाइंड द टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस. अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस, क्या क्या साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है? ए से बी. ए से बी कैसा प्रोसेस हो रहा है बता दो सब लोग. देख के पता चल रहा है पीवी डायग्राम में हाइपराबोला, मतलब कैसा? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस. बी टू सी. बी टू सी में देख सकते हो आप लोग प्रेशर कांस्टेंट है तो इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. और सी टू ए में वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए कैसा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस. अब हमें एक एक का वर्क डन लिखना है, राइट? एक एक का वर्क डन. वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी. ए टू बी कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आइसोथर्मल का nRT ln V फाइनल माइनस बाई V इनिशियल. ये था हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल का प्रोसेस का फॉर्मूला. अच्छा, इसमें इस वाले प्रोसेस में क्या दिया हुआ है ना? ए बी इज आइसोथर्मल, बी सी इज आइसोबैरिक, सी इज आइसोकोरिक. टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस गिवन है हम लोगों को कि P1 V1 इक्वल्स टू nRT. ये गिवन है, ये याद रखना हम लोग को गिवन है, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? चलिए, तो T A टू B के टाइम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V1. यहाँ पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है 2V1. तो मैं काम करता हूं एट पॉइंट बी P1 इंटू 2V1, P1 इंटू 2V1 इक्वल्स टू NR इंटू आइसोथर्मल का टेम्परेचर लिख देता हूं. बट P1 V1 इज गिवन nRT, ये गिवन है nRT, तो लिख देता हूं इधर nRT 2 टाइम्स इक्वल्स टू nRT ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. तो देयरफॉर आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कितना आ गया? 2T. कितना आ गया? 2T. तो देयरफॉर मैं ये जो आइसोथर्मल वाला टेम्परेचर पुट करूंगा वो पुट करूंगा nR
into 2t ln v final is 2v1 by v initial is v1। तो v1 कैंसल हो गया, ये आ गया कितना 2nRT ln 2, ये आ गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं हम लोग, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक में सिंपली हम लोग लिखते हैं प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है हमारा P1, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम फाइनल इज V1 माइनस 2V1, तो कितना आ गया माइनस P1 V1। तो अगेन P1 V1 इज nRT, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस nRT, है ना। तो हमारा A टू B का वर्क डन आया इतना, B टू C का वर्क डन आया इतना, और एक प्रोसेस बच गया, कौन सा, आइसोकोरिक। वर्क डन फ्रॉम C टू A क्या हो जाएगा, 0। हमेशा आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 होता है, तो देयरफॉर जो टोटल वर्क डन आया, देयरफॉर टोटल वर्क डन इक्वल्स टू, इसमें प्रोड्यूस हुआ 2nRT ln 2 माइनस nRT। दिस इज द टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो अगर आप इसमें से कॉमन निकाल देंगे, है ना, हाँ, अगर हम इसमें से क्या निकाल देंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल दो, क्या nRT कॉमन निकाल दो, या 2nRT कॉमन निकाल दो। तो अगर 2nRT कॉमन निकाल दोगे तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा ln 2 माइनस इधर बच जाएगा हाफ। तो 2nRT into ln 2 minus half is the correct answer, that is option number 2। 2nRT into ln 2 minus half is the correct answer। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको सारे वाकडन याद नहीं है तो आप ये कभी भी नहीं कर पाए। समझ में आ गया, चले अगले क्वेश्चन पे चलते। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ओके, ए साइड ऑफ ए क्यूब ए is made from 6 identical sheets if coefficient of linear expansion is alpha and temperature is now made T plus delta T from temperature T, find the change in volume। So हमें बेसिकली एक क्यूब गिवन है और उस क्यूब का हर एक फेस का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। ऑलराइट, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, मान लो कि अगर हमें जब भी लीनियर एक्सपेंशन गिवन हो, इफ, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इफ अल्फा इज द लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और गामा जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो इनके बीच में जो रिलेशन है गामा दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा। ऑलराइट, और अगर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें, फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन इफ टी से चेंज हुआ टी प्लस डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना, डेल्टा टी, सो देयरफॉर V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल प्लस गामा डेल्टा टी। ये हमारा होता है सिंपल फॉर्मूला। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन वॉल्यूम दैट इज V इनिशियल होल इनटू 1 प्लस गाल्फा टी, सो इट विल बी अगेन V इनिशियल प्लस V इनिशियल गामा डेल्टा टी, सो दिस इंप्लाइज V फाइनल माइनस V इनिशियल by V initial equals to gamma delta T, that is delta V equals to 3, it will be V initial, that is V initial कितना है हमारा, इनिशियल वॉल्यूम है A क्यूब इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, बिकॉज V इनिशियल इक्वल्स टू A क्यूब, इनिशियली हमारा साइड A था, है ना। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा V का वैल्यू क्या बन गया, A क्यूब into 3 alpha into delta t, so it is 3 alpha a cube delta t। this is the correct answer, therefore पहला वाला ऑप्शन सही है, that is the change in volume is calculated as 3 alpha a cube delta t। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके,
intensity after passing through a polaroid is 100 lumen. Now this same polaroid is rotated by 30 degree about its axis, then the new intensity after passing through it is. तो अगर कभी भी हमें पोलारॉइड के बारे में ये पता होना चाहिए दैट अगर मेरे पास यहां पे मान लो कि जैसे मैं यहां पे दूसरा कलर बनाता हूं, मान लो कि मैं कोई सोर्स ले लिया, इसमें से कोई अनपोलराइज्ड लाइट जा रहा है ऐसे, इसको पहले मैं एक पोलारॉइड से पास कराया, उसके बाद इसको मैंने एक एनालाइजर से पास कराया, फिर मुझे यहां पे इंटेंसिटी मिलेगा। अब बात है कि ये सोर्स में से पहला जो चीज होता है वो है पोलारॉइड, और उसके बाद जो होता है वो होता है एनालाइजर। और अगर यहां से इंटेंसिटी आया आई नॉट, तो ये होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू मैल्यूस लॉ। बट ये पोलारॉइड को मैं कुछ भी रोटेट कर दूं, इसको मैं रोटेट करने से नो इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं पोलारॉइड को रोटेट करता हूं तो। बट अगर मैं एनालाइजर को रोटेट कर दूंगा तो थीटा चेंज हो जाएगा, तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा। बट मैं अगर पोलराइजर को रोटेट करता हूं तो इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पहले 100 लुमेन की इंटेंसिटी आ रहा था और मैं पोलारॉइड को ही 30 डिग्री घुमा दिया तो मेरे इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन माय इंटेंसिटी फॉर P1 विल बी इंटेंसिटी फॉर P2 विल बी इक्वल्स टू 100 लुमेन। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 100 लुमेन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया? ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन कि जनरली बच्चा क्या है ना, मालूस लॉ लगा लेता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा कि इंटेंसिटी पहले 100 था तो अभी कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई कर देता है। ऐसे नहीं करना है ना। हमें सिंपल सी बात एक समझ में आना चाहिए कि इंटेंसिटी चेंज तब होता है, वेरिएशन तब होता है जब वो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल चेंज करे। बट अगर हम पोलराइजर का ही एंगल चेंज करें, घुमाएं, कुछ भी करें, तो उससे हमारा आउटकमिंग लाइट का जो बाहर आ रहा है लाइट, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m1 kg एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। ये अगेन ग्रेविटेशन चैप्टर से है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर से, दिस इज फ्रॉम ग्रेविटेशन। और ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। आप लोग इसको मॉडरेट बोल सकते हो, मॉडरेट से डिफिकल्ट है ना। क्या बोल रहा है पहले सुन लेते हैं। पहले तो बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं पहले। अच्छा वाला बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। सर्कल बन गया सपोज, है ना। 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg। 4 पार्टिकल बनाते हैं, 1 2 3 4। 4 पार्टिकल बना रहे हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ईच अदर। ये इससे, ये इससे, ये सारे इक्वल डिस्टेंस में ऐसे, है ना, मस्त स्क्वायर बना रहे होंगे और क्या। और ये सेंटर है ऐसे। बोले कि दे आर मूविंग, मतलब ये इसको ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कर रहा होगा इधर की तरफ, ये कर रहा होगा इधर की तरफ, और ये वाला जो है ये एग्जैक्टली कर रहा होगा इधर की तरफ। ये अगर F कर रहा होगा तो ये भी F कर रहा होगा, ये लेकिन कुछ और कर रहा होगा, F1 मान लेते हैं। तो जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा ना, F वेक्टर प्लस F वेक्टर प्लस F1 वेक्टर। रियलिटी में ऐसे आएगा। अच्छा सोचो, ये जो रेडियस और ये रेडियस तो इक्वल है, मतलब ये एंगल आएगा 45 डिग्री, ये भी आएगा 45 डिग्री। तो देयरफॉर मैं अगर नेट फोर्स की बात करूं अलोंग दी सेंटर, अलोंग दी सेंटर, सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स बात आया वो कितना आ गया, F1 प्लस F cos 45 प्लस F cos 45, ऐसे आएगा हमारा श्योरली। अच्छा इन सब का वैल्यू लिखते हैं। F का वैल्यू कितना है, देखो ये R
ये भी r, रेडियस 1 मीटर दिया है ना, r इक्वल्स टू 1, तो 1 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा √2, ये भी क्या हो जाएगा √2, और ये 1 तो 2, तो देयरफॉर f का वैल्यू कितना होगा, f का वैल्यू होगा g m² बाई रेडियस कितना √2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस, और f1 का वैल्यू आएगा gm² बाई 2 स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा gm² बाई 2 और ये आ जाएगा gm² बाई 4, डाल देते हैं f1 का वैल्यू gm² बाई 4 प्लस ये आ गया gm² बाई 2 इंटू √2, सॉरी 1 बाई √2 प्लस gm² बाई 2 इंटू 1 बाई √2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा gm² बाई 4 प्लस gm² बाई 2 इंटू √2, और एक √2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा gm² बाई 4 प्लस gm² बाई √2, ये आया नेट फोर्स, एंड यही फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, mv² बाई r इक्वल्स टू दिस, दैट इज gm² बाई 4 प्लस gm² बाई √2, m का वैल्यू 1 kg दिया है, तो इधर सब 1 1 हो जाएगा, तो और r का वैल्यू भी 1 दिया है, तो इधर बन जाएगा v² और इधर बन जाएगा 1 बाई 4, सॉरी g बाई 4 प्लस g बाई √2, तो देयरफॉर मेरा v का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा v का वैल्यू ना √, ध्यान से नीचे आ जाएगा 4 और ये √2, तो 4 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, तो g प्लस इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2√2, तो 2√2g, तो इसमें से अगर g कॉमन निकाल दो बाई 2, तो 1 बाई 2 g, इधर बचेगा 1 प्लस 2√2, तो आई थिंक आंसर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो कि इसी को सॉल्व करने पर आएगा, जैसे g को कॉमन निकाल दो तो g बाई 2 रह जाएगा, है ना, और ये सॉरी 1 बाई 2 रह जाएगा, और √, के अंदर g को कॉमन निकाल दो 1 प्लस 2√2, यही तो आंसर लिखा हूं ऑप्शन 2, है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए फोर्स का, और उसको आप इक्वल करोगे किसके साथ, टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, तब आपको भी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर कुछ भी होगा, है ना, कुछ भी होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं कुछ करवा नहीं सकता, सिंपल सी बात है कि भाई साहब P अगर आइडियाबैटिक है तो आइडियाबैटिक का 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा हीट कांस्टेंट, आइसोथर्मल तो टेम्परेचर कांस्टेंट 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा, आइसोकोरिक तो वॉल्यूम कांस्टेंट 2 वाला हो जाएगा, आइसोबैरिक तो प्रेशर कांस्टेंट 1 वाला हो जाएगा। इसमें करवाने वाली कुछ बात थी भी नहीं, खत्म बात। ये भी सबसे फर्जी क्वेश्चन है, F इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक ही रिलेशन होता है, F इक्वल टू r/2, और वो ही दिया हुआ है, वो ही लिख देंगे, खत्म बात। नेक्स्ट, अच्छा ये क्या दिया है, I1 इज द, ये रोटेशन चैप्टर का है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम रोटेशनल मोशन चैप्टर का है। ये क्या है, I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर, राइट। I1 क्या दिया है, रिंग का अबाउट डायमीटर, तो रिंग का अबाउट डायमीटर क्या होता है, अबाउट डायमीटर रिंग का होता है I1 इक्वल्स टू mr² बाई 2, है ना, I1 ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑफ मास m रेडियस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर फ्रेम ऑफ द रिंग, डिस्क बोल रहा है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, थ्रू ए सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क लिखना चाहिए था, मतलब I2 जो है वो है I ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट एक्सिस I2, वो भी कितना होता है, mr² बाई 2 ही होता है। मोमेंट ऑफ I3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, सिलेंडर मतलब कुछ नहीं, मोटा वाला डिस्क होता है, तो अगर सिलेंडर की बात करो तो सिलेंडर का मोटा वाला डिस्क मतलब उसका भी रेडियस mr² बाई 2 होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस। सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, सॉलिड स्फीयर का अलग होता है, कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है,
वो होता है 3/10 mr², राइट। इसका मतलब ये है कि हम अगर कंपेयर करें तो I1, I2 और I3 का वैल्यू तो सेम हो गया, और इन सब का वैल्यू, मैं कुछ गलत लिखा हूँ, 3/10 नहीं होता है सॉलिड स्फीयर का, जितना भी होता है फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेना, है ना, सॉलिड स्फीयर का कितना जो भी होता है, बट इनसे तो डेफिनेटली ज्यादा होता है। तो देयरफॉर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 और दैट विल बी लेस देन I4। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी आप बोल सकते हो। रोटेशन का इजी क्वेश्चन आना वैसे भी कम बात है, दूसरे पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं। चलिए, ये सिंपली आपके एटम्स चैप्टर का है, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आता है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम योर एटम्स, क्लास 12 चैप्टर एटम्स से आया हुआ है, ठीक है। और बहुत इजी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, आप देख लो। जब भी कोई 1 को आता है ना, 1 को आता है तो हम बोलते हैं लीमैन सीरीज, है ना। अगर n इक्वल्स टू n2 से कहीं भी n1 इक्वल्स टू 1 आया तो वो क्या होता है, लीमैन सीरीज, है ना। अगर कभी भी 2 को आया, n2 कहीं से भी n1 इक्वल्स टू 2 को आया तो हम उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और अगर कभी भी n2 कहीं से n1 3 को आया तो हम उसको बोलते हैं पास्कल सीरीज, राइट। तो समझ जाओ, अगर इंफिनिटी से 1 को आ रहा है, इंफिनिटी से, तो हम लोग बोलते हैं सीरीज लिमिट, है ना। तो हमारा जो ए वाला है वो क्या हो गया, वो सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, है ना। सीरीज लिमिट कौन से सीरीज का, लीमैन सीरीज का। ये हो गया ए। बी देख लो, बी क्या है, बाल्मर को आ रहा है, लेकिन अगर यहां से आता तो ये बाल्मर का फर्स्ट, ये होता बाल्मर का सेकेंड, यहां से आया है तो बाल्मर का थर्ड सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, राइट, हो गया। उसके बाद n इक्वल टू 3 में देखो, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो सी जो है दैट इज सेकेंड लाइन कौन सा सीरीज का, पास्कल सीरीज का। तो करेक्ट आंसर तो ये है, सीरीज लिमिट ऑफ लीमैन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ पास्कल सीरीज। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी डैम इजी, है ना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डैम इजी क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये आ गया एक स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन, जिसमें बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन वैरीज इनवर्सली विथ लीनियर मोमेंटम एज लैम्बडा इंक्रीजेस, एनर्जी एंड मोमेंटम इंक्रीजेस। अच्छा, उसके लिए आपको डी ब्रोगली का इक्वेशन पता होना चाहिए। लैम्बडा डी ब्रोगली, ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h/p। अच्छा, अगर तो p इक्वल्स टू हो जाएगा h/लैम्बडा। अगर लैम्बडा इंक्रीज हुआ तो मोमेंटम तो डिक्रीज हो रहा है ना भाई साहब, प्लस लैम्बडा इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, तो एनर्जी भी क्या होता है, डिक्रीज। मतलब स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है ना, दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। तो स्टेटमेंट ट्रू इज फॉल्स। दूसरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन वैरीज इनवर्सली विथ लीनियर मोमेंटम, नहीं, लीनियर मोमेंटम साथ इनवर्सली वैरी करता है, ये बिल्कुल सही है। लैम्बडा वैरीज इनवर्सली विथ लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन 1 is the correct answer for this question. Statement 1 is true but statement 2 is false. Clear है? बहुत आसान से क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, a 220 volt AC supply is given to a primary circuit of a transformer as output of 10 volt DC is taken out using a rectifier. A secondary number of turns was 25. Find the number of turns in the primary coil. मतलब हम लोग 220 वोल्ट का एक सप्लाई दे रहे हैं और उसमें से हमें मिल कितना रहा है, 12 वोल्ट, है ना। मतलब हमारा V इनपुट हो गया 220
और बी आउटपुट हो गया 12 वोल्ट। हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल वो है 24, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल कितने होंगे, राइट। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भी इनपुट बाई भी आउटपुट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। बी इनपुट कितना है 220 बाई बी आउटपुट कितना 12 इक्वल्स टू नंबर इन प्राइमरी पता नहीं, इधर 24, तो ये 2 से कैंसल, तो नंबर ऑफ पी इक्वल्स टू 220 इंटू 2 दैट इज 440। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल और सॉरी प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल्स टू 420, और यही मेरा आंसर है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एससी चैप्टर का है और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर कर रहे हैं, कुछ इसमें बात नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन चैप्टर का है ना, फ्रिक्शन चैप्टर का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको डिफिकल्ट में डाल सकते हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको समझना पड़ेगा। बोल रहा है कि कोई एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, तो एक काम करते हैं, एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं जो कि एक पाराबोला है, और पाराबोला का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x²/4। सोचो रियलिटी में अगर हम कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो ये अगर जस्ट स्लाइड करेगा, कभी भी ये थीटा एंगल बना रहा होता, ये अगर जस्ट स्लाइड करना है तो म्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा, tan थीटा। दिस इज द मैक्सिमम। क्योंकि ये स्ट्रेट प्लेन होता है इसीलिए थीटा का वैल्यू हर एक पॉइंट में सेम, लेकिन इसका तो थीटा का वैल्यू हर एक पॉइंट में सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि ये इस वाले पॉइंट में स्लाइड करेगा, मतलब यहां पे अगर मैं टैंजेंट निकालूं tan थीटा तो वो किसके बराबर होगा, म्यू, और यही मेरा मैक्सिमम हाइट है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, डेरिवेटिव dy/dx दैट इज इक्वल्स टू म्यू, और म्यू का वैल्यू गिवन है 0.5। dy/dx निकालते हैं, y गिवन है हमें x²/4, दिस इंप्लाइज dy/dx का वैल्यू हो जाएगा 2x/4 दैट इज x/2। यहाँ पे पुट करो, x/2 इक्वल्स टू 0.5, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा कितना, x²/4 दैट इज 1/4 दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। जहां तक ये बैलेंस करेगा उससे अगर ज्यादा चले गए, थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू म्यू से ज्यादा हो जाएगा तो वो स्लाइड कर जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25 सेंटीमीटर। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आया था। इसमें आपको ये चीज याद रखना है कि tan थीटा का म्यू होता है, और tan थीटा को हम लोग dy/dx से लिखते हैं, और dy/dx जो है वो फंक्शन से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ये अगेन फ्रिक्शन का है, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इज अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम फ्रिक्शन एंड अगेन इट इज एन इजी क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, 0.5 kg है तो इसको नीचे खींच रहा होगा कितने से, 5 न्यूटन, राइट। अगर हम इधर फोर्स लगा दिए हैं कितना पता नहीं, F लगा दिए हैं, इसका मतलब यहां से भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और उस नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया होगा, F के बराबर। अब इसके ऊपर फ्रिक्शन अपेयर होगा ऊपर वाले डायरेक्शन में, और जो भी फ्रिक्शन चाहिए वो फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, 5 न्यूटन के, देन ओनली ये बैलेंस करेगा। और जो भी फ्रिक्शन चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, है ना। तो हमें कितना फ्रिक्शन चाहिए, हमें चाहिए फ्रिक्शन 5 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए बैलेंस करने के लिए, एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स n। सो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू, म्यू कितना दिया है 0.2 इंटू n, नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया f। सो दिस इंप्लाइज f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/0.2 दैट इज अगेन 25 न्यूटन। सो f should be greater than equals to 25 Newton. Therefore, minimum value of f equals to 25 Newton. So again, the answer to this question is 25 Newton. Minimum 25 Newton चाहिए अगर मैं इस ब्लॉक को रेस्ट में रखना चाहता हूँ। Again, very easy, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्लास के नोट से आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
ये अगेन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्चुअली कोलिजन, द सब टॉपिक इज कोलिजन, ये कोलिजन टॉपिक से आया है, सब टॉपिक कोलिजन से आया है। आप इसको सेंटर ऑफ मास से बोल सकते हो या वारपार एनर्जी से बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। क्या बोल रहा है ना, पहले यहाँ पे एक एम था जो कि कितने से जा रहा था, 9 मीटर पर सेकेंड से, और एक एम था जो कि रेस्ट में था। ये बिफोर कोलिजन की बात है, बट जैसे ही कोलिजन हो गया तो ये ऐसे चला गया और ये ऐसे चला गया, लेकिन जो एंगल बना है ये भी बनाया 30 और ये भी बनाया 30, राइट, ऐसे दोनों इक्वल इक्वल बनाए। अच्छा, इनिशियली बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इन y डायरेक्शन 0 एंड टोटल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज m into 9। देख लो, इसका तो कुछ था ही नहीं और दोनों एक सी में मूव कर रहे थे। अभी ये v1 से गया, सपोज ये v2 से गया, ब्रेक कर देते हैं कंपोनेंट में, है ना, टेढ़ा जा रहे हैं तो कंपोनेंट में ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा इधर v1 cos 30 और इसका आ जाएगा इधर v1 sin 30 y में। सिमिलरली इसका भी इधर आ जाएगा v1 cos 30 और इधर आ जाएगा v2 sin 30। y में फाइनल मोमेंटम भी y में क्या होना पड़ेगा, 0, मतलब ऊपर है कितना m v1 sin 30 माइनस m v2 sin 30 इक्वल टू 0। देयरफॉर v1 इक्वल टू v2, this implies v1 by v2 equals to 1. So the ratio of v1 by v2 is going to be 1. So the answer for this question is 1. समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि सेम मास कोलाइड कर रहे हैं और वो सेम एंगल में ट्रैवल कर रहे हैं 30 डिग्री में। इसका मतलब उन दोनों का वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा अगर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है तो ऑब्वियसली 1 होगा रेशियो, और क्या है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये अगेन क्लास 12 का है और बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत 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 आसान। ये सबसे पहले पेज में लिखा हुआ है। क्या हमें पता है कि I क्या होता है ना, dq बाई dt होता है। दिस इंप्लाइज I इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, dq। तो इंप्लाइज I इंटीग्रेशन I dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dq। यहाँ 0 से t डाल सकते हैं, यहाँ 0 से q डाल सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन, मेरा I क्या गिवन है, I गिवन है 20t प्लस 8t स्क्वायर dt, ये I गिवन है, और लिमिट गिवन है 0 से 15, दैट विल बी माई q। सो देयरफॉर q का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 20t स्क्वायर बाई 2 प्लस 8t क्यूब बाई 3 0 to 15। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 15 पुट कर लेते हैं तो 10 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू 15 का क्यूब, दैट विल बी 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इज 225, 225 इंटू 10 इज 2250 प्लस 8/3 इंटू 15 का स्कोर आ जाएगा 8 इंटू 225 और एक 15 का 5 बचेगा, 3 से कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचा 2250 प्लस 8 इंटू 5 इज 40 इंटू 225, ठीक है। क्या बन जाएगा 240 मतलब ये बनेगा 2250 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन 20 सुन लगा 2 4 2 8 2 10 सुन क्या ला 1 4 8 9 900 और एक 0 9000, तो 9000 ये 2000 11250। दिस इज द चार्ज दैट फ्लोज in the given time 11,250 coulomb. So the correct answer for this question is 11,250 coulomb. तो बच्चों इसी के साथ इस बार का 24 फरवरी का जेई मेंस फास्ट शिफ्ट का हम सारे फिजिक्स के क्वेश्चन सक्सेसफुली डिस्कशन कर चुके हैं। आप सारे क्वेश्चन को खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, और अगर आप जेई मेंस अभी तक दिए नहीं है तो नेक्स्ट जेई मेंस के लिए आप तैयारी करिए। बाकी जितने भी शिफ्ट के पेपर्स हैं सारे के सॉल्यूशंस आपके पास ऐसे ही मैं पहुंचाता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।